हेलो बच्चों, मेरा नाम मानसी है और आज मैं आपकी क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी हिंदी मल्हार का चैप्टर नंबर 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बिरजू महाराज से साक्षात्कार। अब बिरजू महाराज कौन थे? बिरजू महाराज कथक नर्तक थे, कथक के बहुत अच्छे कलाकार। उनकी इस कला से वो हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने ये बताया कि कथक सिर्फ एक कला ही नहीं, हमारी भावनाओं से भी जुड़ा होता है और कैसे अगर हम निरंतर प्रयास करें तो सफलता तक पहुंच सकते हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं, बिरजू महाराज से। इनके देखते हैं कि यहाँ हमें पाठ में क्या बताया गया है। ये इनकी तस्वीर है बिरजू महाराज की। कथक की जब भी बात होती है तो हमारे मस्तिष्क में एक नाम अवश्य आता है, बिरजू महाराज। कथक की कला उन्हें विरासत में मिली थी। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बिरजू महाराज का स्मरण उनकी मनमोहक प्रस्तुतियों के लिए किया जाता है। बिरजू महाराज का जीवन शास्त्रीय संगीत के रागों के समान ही उतार चढ़ाव भरा था। अपने जीवन में प्राप्त सफलताओं के लिए उन्होंने कठिन साधना की थी। आइए आज हम पद्म विभूषण श्री बिरजू महाराज से मिले, इनसे हमारा परिचय करवा रहे हैं। आपके जैसे ही कुछ बच्चे बिरजू महाराज के बारे में हमें बता रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं, इनसे परिचित होते हैं। पूरा इनका सब चीज बताई जाएगी। ये बिरजू महाराज की एक फोटो है। यहाँ पर देखो, श्रेया एक बच्ची है, वो कहती है, सुना है कि आपका बचपन संघर्षों से भरा हुआ था, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। बिरजू महाराज जी से पूछती हैं। तो इस पर बिरजू महाराज जी कहते हैं, एक जमाना था जब हम लोग छोटे नवाब कहलाते थे। हवेली के दरवाजे पर 8-8 सिपाहियों का पहरा होता था। तो वो बहुत ही अमीर थे, मतलब पहरेदार उनके घर पर लगे रहते थे, छोटे नवाब कहलाते थे। मेरे बाबूजी के देहांत के बाद आर्थिक परेशानियां बढ़ने लगी थी। जिन डिब्बों में कभी 3-4 लाख की कीमत के हार हुआ करते थे, अब वह खाली पड़े थे। जीवन में उतार चढ़ाव तो होता ही है। वो बताने लगे कि पहले तो हम बहुत पैसे वाले थे, अमीर थे। जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो सब चीज बदल गई और वो बहुत गरीब हो गए, मतलब उनके जीवन में उतार चढ़ाव आने लगे। यह सब समय का चक्र है। संघर्षों के दौर में मेरी सबसे बड़ी सहयोगी मेरी माँ थी। उनकी माँ ने उनका बहुत बड़ा साथ दिया। कभी कर्ज लेते थे तो कभी पुरानी जरी की साड़ियां जलाकर उनमें से सोना चांदी के तार बेचते थे। मतलब पैसों के लिए वो ये सब करते थे कि उनका गुजारा चल सके, और गुजारा करते थे। नृत्य के कार्यक्रमों में भी कभी कभी पैसा आ जाता था। जब वो नृत्य के कार्यक्रम देते थे तो पैसा आता था। दिन में खाना खाते थे तो रात को कई बार नहीं भी खाते थे। मतलब इतना कम पैसा था कि एक बार दिन में खा लेते थे तो रात को नहीं खाते थे। अम्मा बार बार यही कहा करती थी, खाने को भले ही चना मिले या कुछ भी ना मिले पर अभ्यास जरूर करो। वो कहती थी कि खाना इतना जरूरी नहीं है कि खाने को चाहे चना ही क्यों ना मिले या ना ही मिले, तुम्हारा अभ्यास नहीं रुकना चाहिए। तनुश्री पूछती है, अब आपने कथक किससे सीखा? कथक किससे सीखा? इस पर बिरजू महाराज जी बताते हैं, मेरे गुरु थे मेरे पिता अच्छन महाराज और चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज। उनके पापा और उनके चाचा से ही उनको विरासत में मिली थी ये कला। तो उन्हीं से उन्होंने सीखा, उनके गुरु भी वही थे। घर में चूंकि कथक का माहौल था, अतः औपचारिक प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही मैं देख देख कर कथक सीख गया था। जब तक उन्होंने कथक सिखाना शुरू भी नहीं किया था, वो देख देख कर ही सीखने लगे थे और नवाब के दरबार में नाचने भी लगा था। कथक की तालीम शुरू करते समय गुरु शिक्षकों को डंडा गंडा ताबीज बांधते हैं और शिक्षक गुरु को भेंट देता है। क्या होता है कि जब कथक की तालीम शुरू करते समय गुरु जी क्या करते हैं, बच्चों को ताबीज पहनाते हैं और उनको शिक्षक को भेंट देते हैं बच्चे। जब मेरी तालीम शुरू होने की बात आई तो बाबूजी ने कहा, भेंट मिलने पर ही गंडा बांधूंगा। तो मतलब जब वो उनके पापा जी उनके गुरु थे तो वो भेंट देते उनको, तब वो ही गंडा बांधते या ताबीज बांधते। इस पर अम्मा ने मेरे 2 कार्यक्रमों की कमाई बाबूजी को भेंट के रूप में दे दी। जो 2 कार्यक्रम से वो कमा कर लाए थे उनको बाबूजी को दे दी। गंडा गुरु और शिष्य के बीच पवित्र रिश्ता होता है। मैंने अब इस रस्म, यहाँ पर देखो ये बाबूजी हैं उनके और ये उनके बेटे हैं,
बिरजू महाराज जी, मैंने अब इस रस्म को उल्टा कर दिया है। कई वर्षों तक नृत्य सिखाने के बाद जब देखता हूँ कि शिष्य में सच्ची लगन है तभी गंडा बांधता हूँ। तो अब वो क्या करते थे कि जब उनको लगता था कि शिष्य मतलब अच्छे से सीख रहा है, अच्छा सीख रहा है, तभी वो गंडा देते थे, पहले से नहीं देते। तनुश्री कहती है क्या पढ़ाई या दूसरे कामों के साथ साथ संगीत और नृत्य जारी रखना संभव है? तो बच्चे पूछने से पेरेंट्स कहते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई में ही ध्यान दो, किसी और चीज पे ध्यान मत दो, अच्छे मार्क्स चाहिए। तो वो यही बात पूछती है कि क्या पढ़ाई और हमारे जो दूसरे काम हैं डेली वाले, उनको करने के साथ साथ क्या ये भी संभव है कि हम संगीत और नृत्य भी उनकी भी प्रैक्टिस कर सके? तो बिरजू महाराज जी कहते हैं यह तो अपने सामर्थ्य पर निर्भर करता है। मेरी शिष्या शोभना नारायण IAS अफसर है। वो अपनी शिष्य के बारे में बताते हैं कि वो इतनी बड़ी अफसर है, फिर और अच्छी नर्तकी भी, मतलब वो डांस भी करती है, नर्तकी भी है, नृत्य के साथ साथ बजाता और गाता भी हूँ। तो वो नृत्य भी करते हैं और बजाते भी हैं, गाते भी हैं। इसके अतिरिक्त नृत्य, नाटिकाएं और उनके लिए संगीत भी तैयार करता हूँ। मैंने जब नौकरी शुरू की तो मेरे चाचा ने कहा तुम नौकरी में बट जाओगे, तुम्हारे अंदर का नर्तक पूरी तरह पनप नहीं पाएगा। मतलब जब काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ी तो उन्हें काम करना पड़ा, तो वो उनके चाचा कहते हैं अगर तुम नौकरी करोगे तो तुम अपना डांस भूल जाओगे, अपना नृत्य नृत्य भूल जाओगे। पर मैंने दृढ़ निश्चय किया कि महाराज बनना है तो उसके लिए मेहनत भी करनी होगी। तो यही चीज वो बताते हैं कि ये आप लोगों पर ही निर्भर करता है कि आप उस चीज को कितना समय दे रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ अगर बराबर समय दे रही हैं तो हर चीज संभव है। अब इस पर माणिक पूछता है कथक की शुरुआत कब हुई? इस पर बिरजू महाराज जी बताते हैं कथक की परंपरा बहुत पुरानी है। महाभारत के आदि पर्व और रामायण में इसकी चर्चा मिलती है। पहले कथक रोचक और अनौपचारिक रूप से कथा कहने का ढंग होता था। तब यह मंदिरों तक ही सीमित था। पहले कथक मंदिरों में ही होता था। हमारे लखनऊ घराने के लोग मूलतः बनारस इलाहाबाद के बीच हरिया गांव में रहने वाले थे। वहां 989 कथिकों के घर हुआ करते थे। कथिकों का एक तालाब अभी भी है। गांव में एक वेरगिया नाला है जिसके साथ यह कहानी जुड़ी है। तो वे कहानी बता रहे हैं अपनी कथक की शुरुआत की। एक बार 9 कथिक नाले के पास कथक की शुरुआत कैसे हुई ये बताते हैं। एक बार 9 कथिक नाले के पास से गुजर रहे थे कि 3 डाकू वहां आ पहुंचे। कुछ कथिक डर गए किंतु उन कथिकों की कला में इतना दम था कि डाकू सब भूलकर उन कथिकों के कथक में मगन हो गए। मतलब उन्होंने अपनी कला करी, अपना डांस किया, तो जो डाकू थे वो उनके डांस में ही मगन हो गए। तब से यह पद लोगों में प्रचलित है। क्या पद बोला जाता है? बैरगियो नाला जुलुम जोर, 9 कथिक नचावे 3 चोर, जब तबला बोले धीन धीन, तब एक एक पर 3 3। मतलब कि वो जो चोर थे, वो जो बैरागी थे, जो मतलब चोरी करने आए थे, डाका डालने आए थे, वो भी इनके जो कथक है उसमें मगन हो गए। लखनऊ घराने के बाद जयपुर घराने और फिर बनारस घराने का विकास हुआ। इसके अलावा रायगढ़ के महाराज चक्रधर की भी अपनी अलग शैली थी। अब इस पर श्रेया पूछती है क्या नृत्य सीखने के लिए संगीत जगह जानना जरूरी है? कि हम अगर नृत्य सीखना है, नृत्य सीखना है, डांस सीखना है, तो क्या संगीत जानना भी जरूरी है? बिरजू महाराज कहते हैं गाना, बजाना और नाचना ये तीनों ही संगीत का हिस्सा हैं। गाओ या बजाओ या नाचो, ये तीनों ही संगीत में आते हैं। संगीत में लय होती है, उसका ज्ञान आवश्यक है। नृत्य में शरीर, ध्यान और तपस्या का साधन होता है। नृत्य करना एक तरह से अदृश्य शक्ति को निमंत्रण देना है। कृष्ण मेरे अंदर समाओ और नाचो। नृत्य ही नहीं, हमारी हर गतिविधियों में लय होती है। कोई भी हम गतिविधि होती करते हैं, उसी हर गतिविधि में एक लय होती है, एक लय में ही सारा काम होता है। घसियारा घास को हाथ से पकड़कर उस पर हंसिया मारता है और फिर घास हटाता है। मारने और हटाने के इस लय में जरा भी गड़बड़ हुई नहीं कि उसका हाथ गया। मतलब अगर वो अब अच्छे से काम नहीं करेगा तो हाथ ही कट जाएगा। तो हर काम में ही लय होती है, ऐसा ही नहीं है किसी संगीत में होती है। लय हर काम में, नृत्य में, जीवन में संतुलन बनाए रखती है। लय एक तरह का आवरण है जो नृत्य को सुंदरता प्रदान करती है। अगर नर्तक को सुर ताल की समझ है तो वह जान पाएगा कि यह लहरा ठीक नहीं है। अगर उसको समझ है तो वो समझ पाएगा कि कहाँ गलती हो रही है। इसके माध्यम से नृत्य अंगों में प्रवेश नहीं करेगा। अब इस पर तनुश्री पूछती है आपने कथक में कई
नई चीजें भी जोड़ी है ना। तो बिरजू महाराज जी इस पर कहते हैं, कथक की पुरानी परंपराओं को तो कायम रखा है जो पहले से चलती आ रही है, हाँ उसके प्रस्तुतिकरण में बदलाव किए हैं। हमने गौर किया कि हमारे चाचा लोग और बाबूजी नाचते तो खूबसूरत थे ही, उनके खड़े होने का अंदाज भी निराला होता था। हमने उन भंगी माओ को भी कथक में शामिल कर लिया, मतलब वो खड़े ही अलग तरीके से होते हैं, कथक में शामिल कर लिया। चाचा लोग और बाबूजी हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु, जिन्होंने मतलब सीखा, ब्रह्मा विष्णु महेश थे, हमारे तीनों की शिक्षा को इकट्ठा करके एक नया रूप तैयार किया। मतलब उन्होंने तीनों से थोड़ी थोड़ी शिक्षा ली और एक नया रूप बना दिया। इसी प्रकार टैगोर, त्यागराज आदि कई आधुनिक कवियों की रचनाओं को लेकर भी कथक रचनाएं तैयार की। अब तनुश्री फिर से पूछती है, पर ये लोग तो अलग अलग भाषाओं के कवि हैं, यहाँ पर कवियों के नाम लिए गए हैं, टैगोर, त्यागराज, ये सब, तो ये पूछती है ये अलग अलग भाषाओं के कवि हैं, तो इनसे कैसे ली। अब बिरजू महाराज जी इस पर कहते हैं, भाषाएं अलग अलग होती हैं पर इंसान तो सब एक जगह से होते हैं। फ्रांस में एक दर्शक ने कहा, मैं नहीं जानता कि यशोदा कौन है। फ्रांस का एक दर्शक है, उसने यशोदा को नहीं पता कि कौन है। मैंने उन्हें बताया कि इस धरती पर सब माए यशोदा हैं और सब नन्हे बच्चे कृष्ण। बच्चे की जिद, रोना, उठना, बैठना सब जगह एक जैसा होता है, तो वही सारी माताएं यशोदा है और सारे बच्चे कृष्ण है। धीरे धीरे हमें अलग अलग भाषा, संस्कार और तौर तरीके मिलते हैं, चाहे नृत्य हो या कुछ और। परंपरा एक वृक्ष के समान होती है जो सबको एक जैसी छाया और आश्रय देती है। उसके नीचे बैठने वाले अलग अलग स्वभाव के होते हैं। वृक्ष के लिए बीज को बोए तो समय आने पर ही एक वृक्ष और फलेगा। अगर सही बीज बोएंगे तो समय आने पर ही वृक्ष फलेगा। वह नया वृक्ष कैसा होगा इस बात पर निर्भर करेगा कि उसे कैसी हवा, पानी और खाद मिला है। कोई भी वृक्ष कैसे बढ़ेगा, उसकी खाद और उसकी हवा, पानी पर ही निर्भर करता है। माणिक पूछता है इस पर, आपने जब सीखना शुरू किया था तब से अब तक कथक की दुनिया में क्या क्या बदलाव आए हैं। बिरजू महाराज जी बताते हैं, पहले मंच नहीं होते थे, फर्श पर चांदनी बिछाने की बड़ी सफेद चादर, एक चादर बिछा देते थे, उस पर करते थे, बिछी होती थी जिस पर कथक होता था और दर्शक चारों ओर बैठते थे। श्रृंगार के लिए चंदन लेप और होठ रंगने के लिए पान होता था। पहले ये सारे मेकअप के सामान नहीं होते थे, इनसे वो श्रृंगार करते थे। पहले नृतक कथा के दृश्यों का ऐसा विस्तृत वर्णन करते थे कि दर्शक के सामने पूरा दृश्य खिंच जाता था, कि कैसे गोपियों ने घड़ा उठाया, धीमी चाल से पनघट की ओर चली, पूरा ऐसा मतलब पूरी कहानी ही ऐसे डांस में दिखा देते हैं। कैसे पनघट की ओर चली, पीछे से कृष्ण चुपकर आए, कंकड़ उठाया और दे मारा। अब सिर्फ पनघट की गत देखो कहकर बाकी दर्शक की कल्पना पर छोड़ दिया जाता है। पहले सब चीज डांस में दिखाई जाती थी, अब सिर्फ क्या करते हैं कि दर्शक की कल्पना पर छोड़ देते हैं कि आप कल्पना कर सकते हैं इस चीज की, इस टाइप से। तो ये बदलाव आया है। अब श्रेया पूछती है, आपने गाना बजाना और नाचना कब शुरू किया। बिरजू महाराज जी बताते हैं, बहुत छुटपन से ही तबला पीटना शुरू कर दिया था। चाचा ने कहा, लड़के के हाथ में लय है। 5 साल का होते होते हारमोनियम पर लहरा बजाने लगा। मतलब 5 साल का बच्चा हारमोनियम पर बजाने लगा तो बहुत बड़ी बात है। सबको खुश करने के लिए फिल्मी गाने भी खूब गाता था। एक बार सबकी फरमाइश पर सुरैया के गाने पर देर तक नाचा। बहनों ने बड़े शौक से बिंदी चुन्नी से सजा दिया था। उनकी बहन ने उनको तैयार कर दिया था। तब तक चाचा आ गए, बस डर के मारे तुरंत सब कुछ उतार फेंका और छिप गया कि उनको लगा कि चाचा तो अब डांटेंगे कि मैं यहाँ चुन्नी पहनकर और बिंदी लिपस्टिक लगाकर नाच रहा हूँ। माणिक फिर पूछता है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में क्या अंतर है। बिरजू महाराज जी बताते हैं, लोक नृत्य सामूहिक होता है। दिन भर की मेहनत के बाद लोग थकान दूर करने और मनोरंजन के लिए इकट्ठा मिलकर नाचते हैं, उसको लोक नृत्य कहते हैं। दूसरी ओर शास्त्रीय नृत्य में एक नर्तक अकेला ही काफी होता है, एक अकेला नर्तक नाचता है। लोक नृत्य नाचने वालों के लिए अपने मन बहलाव और संतुष्टि के लिए होता है। लोक नृत्य क्या करते हैं, उनका मन बहलाता है, संतुष्टि मिलती है, जबकि शास्त्रीय नृत्य दर्शकों के लिए होता है, देखने वालों के लिए। शुरू में कथावाचक भी लोक नृत्य हुआ करता था, धीरे धीरे जब उसकी खास शैली व रूप निश्चित होता गया तो वह शास्त्रीय नृत्य हो गया। अब श्रेया पूछती है, इस समय भारत में शास्त्रीय नृत्य की क्या स्थिति है। बिरजू महाराज जी कहते हैं, कुछ वर्ष पहले तक स्थिति दयनीय थी, फिर भी मतलब अच्छी थी कुछ समय पहले तक। अब इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है,
मतलब दयनीय थी, स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, पर अब लोकप्रियता बढ़ रही है, पर शोर वाले संगीत नृत्य का खूब प्रचलन है। मैं सबसे यही कहता हूँ कि वह संगीत सुनो, देखो, लेकिन अपनी परंपरा की गहराई को भी समझो, अनुभव करो। फिर तनुश्री पूछती है, कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली के संगीत की तरह क्या दक्षिण और उत्तर के नृत्य में भी अंतर है? दक्षिण और उत्तर के नृत्य जो है क्या उनमें भी अंतर है? जैसे कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली में अंतर है। बिरजू महाराज जी कहते हैं, कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, ये सब शास्त्रीय नृत्य की प्रमुख शैलियां हैं। संगीत और गाने के ढंग का अंतर तो है ही, इसके अतिरिक्त भी हर नृत्य की अपनी लय, और हर नृत्य की अपनी लय होती है और भाव भंगिमा है। कथक की भाव भंगिमा दैनिक जीवन से ली गई होती है, मतलब दैनिक जीवन पर यह निर्भर करता है। और भरतनाट्यम में मूर्ति कला से, भरतनाट्यम में एक मूर्ति की कला होती है, मूर्ति की तरह डांस करते हैं। भरतनाट्यम में दोनों भावों को इकट्ठा प्रयोग होता है और कथक में बारी बारी से। उड़ीसी और मणिपुरी में कोमलता है, कथकली में ओज है, कथक में दोनों है। कथक में गर्दन को हल्के से हिलाया जाता है, चिराग की लौ के समान। इसी प्रकार उंगलियों भी बहुत धीरे धीरे से हिलाई जाती हैं, जैसे घूंघट पकड़ने में या घूंघट उठाने में। उंगलियां जरा जोर से हिली नहीं कि चाचा तुरंत टोकते थे, घूंघट उठा रहे हो या तंबू, मतलब वो उनको चाचा उनको डांट देते थे कि सही से करो। मणिक पूछता है इस पर, खाली समय में आप क्या करते हैं? जब आप खाली होते तो क्या करते हैं? खाली तो होता ही नहीं हूँ, नींद में भी हाथ चलता रहता है, मशीनों में मन खूब लगता है। अगर मैं नर्तक नहीं होता तो शायद इंजीनियर होता। कोई भी मशीन या यंत्र खोलकर उसके कल पुर्जे देखने की जिज्ञासा होती है। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं अपने ब्रीफ केस में हरदम पेचकस और दूसरे छोटे मोटे औजार रखता हूँ। कभी अपना पंखा फ्रिज ठीक किया तो कभी और मशीनें। बेटी दामाद, वो अपने बताते हैं बेटी दामाद चित्रकार हैं, उन्हें देख देख कर पेंटिंग बनाने का भी शौक हो गया है। प्राय रात 12 बजे के बाद चित्र बनाने बैठता हूँ। जब नींद से आंखें बंद होने लगती हैं तो ब्रश एक तरफ रख देता हूँ और सो जाता हूँ। पिछले 2 वर्षों से लगभग 70 चित्र बनाए हैं। मतलब अपनी कला के साथ साथ जो उनके बेटी दामाद चित्रकार हैं उनसे भी उन्हें क्या मिली, प्रेरणा मिली, वो चित्रकार भी बन गए, चित्र भी करने लगे। तो वो 2 वर्षों से 70 चित्र बना चुके हैं। तो डेली रात को 12 बजे के बाद वो चित्र बनाना शुरू करते थे। श्रेया, अगर कोई बच्चा गाना बजाना या नृत्य सीखना चाहे पर घर के लोग ना चाहते हो तो ऐसे में क्या करना चाहिए? क्योंकि पेरेंट्स ज्यादातर मना करते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दो, ये गाने बजाने डांस करने में मत रहो। तो इस पर बिरजू महाराज जी कहते हैं, आजकल के माँ बाप से मेरी विनती है कि यदि बच्चे की रुचि है तो उसे लय के साथ खेलने दे। जैसे अन्य खेल हैं वैसे भी यह एक खेल है जिसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस खेल की दुनिया में संतुलन, समय का अंदाजा व सदुपयोग बच्चे के बौद्धिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीजें भी बहुत जरूरी हैं। फिर से एक पूरा चित्र दिखाया गया है इनका। तनुश्री पूछती है कि आपके परिवार में लड़कियों ने कथक नहीं सीखा? बिरजू महाराज जी कहते हैं, मेरी बहनों को कथक नहीं सिखाया गया पर मैंने अपनी बेटियों को खूब सिखाया। उनकी बहनों को सिखाने से मना कर दिया गया होगा या जो भी होगा, लेकिन उन्होंने अपनी बेटियों को सिखाया है। लड़कियों के पास शिक्षा या कोई ना कोई हुनर अवश्य होना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर हो सके। हुनर ऐसा खजाना है जिसे कोई भी नहीं छीन सकता और वक्त पड़ने पर काम आता है। बच्चों, तुम लोग संगीत सीखते हो? वो पूछते हैं। यदि नहीं तो जरूर सीखो, मन की शांति के लिए यह बहुत जरूरी है। लय हमें अनुशासन सिखाता है, संतुलन सिखाता है। नाचने गाने और बजाने वाले एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर कई एक नई रचना करते हैं। सुर और लय से हमें एक दूसरे का सहयोगी बनकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर बच्चों पाठ होता है पूरा। यहाँ पर बिरजू महाराज के मुख से ही बच्चों के प्रश्नों के साथ साथ हमने सीखा कि कैसे हमारी जिंदगी में शिक्षा के साथ साथ ये सब चीजें, मतलब ये सब चीजें अगर हमारी रुचि है तो बहुत जरूरी है, हमें करना चाहिए। क्योंकि ये सब चीजें हमें क्या सिखाती हैं? हमें हमें अपनी जिंदगी में एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना सिखाती हैं, समय का सदुपयोग कराना सिखाती हैं और हमें हमारी मानसिक स्थिति को भी अच्छी करती है। जब हम दुखी होते हैं और हम संगीत सुनते हैं तो हम अच्छा फील करने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इनका पाठ पढ़ के या बिरजू महाराज जी से बात करके, क्योंकि आपके ही जैसे बच्चों ने इनसे बातचीत की है। मिलते हैं अब अगले चैप्टर में नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू एंड बाय बाय।